हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 13 होगा। ठीक है। 12th लेक्चर नंबर 12 तक आप लोग देखिएगा। हमने वहां पे ओवरी का ओवुलेशन बताए थे, कैसे ओवुलेशन होता है, कैसे मैच्योर होता है ओवम। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड एक टर्म जो हम लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए और एग्जाम में आता भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में 13 ईयर एज में, जब मीनार्क होता है, जैसे उनमें से मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है फीमेल में, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसके जस्ट बाद से हर 28 दिन में वो साइकिल रिपीट होती रहती है। नॉर्मली हम इसको 28 डेज बोलते हैं, तो 28 डेज में नॉर्मली रिपीट होती रहती है। लेकिन ये 26 टू 32 डेज तक नॉर्मल हो सकता है। इस चीज में होता क्या है, तो इसमें देखिए, यदि आपको पता होगा कि जो यूट्रस है, जैसे ये यूट्रस है, तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, तो एंडोमेट्रियम का जो डेसिडस वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है और ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है। ये खराब ब्लड होता है, बाहर निकलता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग, है ना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही चीज वहां ओवरी, मतलब जैसे आप ओवरी बना लीजिए, तो ये ओवरी का दोनों का मिक्सअप है। जैसे ओवरी में ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है, तो ग्रैफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पिछले लेक्चर में आपको ये दोनों बहुत अच्छे से सिखाया जा चुका है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट, हम इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। आप एक बार देख लीजिए कि द मंथली साइकिल ऑफ चेंज इन द ओवरी एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाला लेयर। मैंने क्या बताया? यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाला लेयर और ओवरी, इन दोनों में जो चेंजिंग होती है, स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ an egg for fertilization. Unless pregnancy occur, the cycle end with the shielding of part of the endometrium which is menstruation, है ना। तो सीधी सी बात है, बस आप इतना याद रखिए कि यदि यूट्रस की एंडोमेट्रियम, और मतलब कि यदि ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद जो हमारा ओबम है, तो जैसे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जाता है, और यदि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम और क्योंकि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन मेंटेन रहेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन मेंटेन रहेगा तो यूट्रस की वॉल में क्या कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, तो वॉल उसकी रप्चर नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद देखिए, कंप्लीट इन प्राइमेट्स, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो प्राइमेट्स यानी एप्स, मंकी और ह्यूमन में कंप्लीट होता है, कंट्रोल बाय हार्मोन्स, जो कि ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। ठीक। उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो हम उसको 3 स्टेप में स्टडी करेंगे। पहला ब्लीडिंग फेज, जो कि हम 1 to 5 डेज तक नॉर्मल चलता है। दूसरा रहेगा प्री ओवुलेटरी फेज, जो 6 to 14 डेज तक चलता है, 6 to 14 डेज तक। देन 14 के बाद पोस्ट ओवुलेटिव जो है 14 to 28 डेज तक, जो कि फिक्स्ड रहता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, पोस्ट, है ना, प्री ओवुलेटिव, है ना। तो ये हो गया हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक साइकिल बनाएंगे और साथ में हार्मोन्स, मतलब साइकिल और हार्मोन दोनों को हम साथ में कंपेयर करके स्टडी कर लेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है। चलिए, अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देखते हैं।
तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, पहले ऊपर लिख दिए थोड़ा, यहाँ लिख दीजिए हाइपोथैलेमस जो GnRH हार्मोन सिक्रीट करेगा, कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड में GnRH हार्मोन सिक्रीट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक आएगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिक्रीट होगा, ये जाएगा थीका इंटरना, और जैसे ही FSH हार्मोन थीका इंटरना में सिक्रीट होगा तो यहाँ से निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन। LH हार्मोन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में जाएगा तो यहां से सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन, यहां से सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मतलब कि हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट हुआ तो GnRH से क्या निकलेगा, GnRH जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, एंटीरियर लोब से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा थीका इंटरना, थीका इंटरना से रिलीज होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये LH हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम में जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। ये अपना ओवरी है, ये अपना ओवरी है। अब ओवरी के थीका इंटरना और कॉर्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो इनका यूट्रस की वॉल में क्या रोल है हम वो देखेंगे यहाँ एक साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो अपन एक साइकिल बना लेते हैं। तो 28 डेज का साइकिल बनाना है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 14 15 16 17 18 19 21 2 3 4 5 6 7 8, ये 28 डेज का हमारा साइकिल बन गया। अब इसमें क्या होता है, मैंने पहला जो हमारा फेज है, फर्स्ट फेज होता है क्या, ब्लीडिंग। फर्स्ट फेज होता है ब्लीडिंग 1 to 5 डेज। तो पहले 1 से 5 दिन तक क्या होगा, ब्लीडिंग। तो हो गया हमारा ब्लीडिंग फेज, है ना। और इसी टाइम पे 1 to 11 डेज तक FSH भी सिक्रीट होता है। तो 1 से 5 तक ब्लीडिंग, है ना। और इसी ब्लीडिंग के बाद वाला जो हमारा फेज है, मतलब कि आपका 6 to 14 डेज जो है, ये होता है प्री ओवुलेटरी फेज। ये होता है प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज के टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो कि यूट्रस की वॉल को
यूट्रस वॉल यानी एंडोमेट्रियम का रिपेयर करती है। ठीक है, यहां से जो ब्रेक हुई थी एंडोमेट्रियम, उसी का रिपेयर करता है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन थीका इंटरना में जैसे ही एफएसएच हार्मोन थीका इंटरना में आता है तो यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, और एक टाइम के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जब एस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस में हो जाता है तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, और इस नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच का हार्मोन सिक्रीशन रुक जाता है और एलएच हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है 11 to 14 डेज। और जैसे एलएच हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो 14 डेज में एलएच हार्मोन का सिक्रीशन मैक्सिमम हो जाता है, जिसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं। और यहाँ पे 14 डेज में ओवुलेशन हो जाता है बाई एलएच सर्ज। एलएच सर्ज मतलब क्या कि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ओवरी से जो प्राइमरी oocyte एग था ये बाहर निकल जाता है ओवरी की वॉल को ब्रेक करके, और कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, है ना। अब यदि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जाता है, उसके बाद इसको हम बोलेंगे पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लास्ट स्टेप जो था हमारा सेकंड था प्री ओवुलेटरी, और लास्ट था पोस्ट ओवुलेटरी। पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जैसे ही पोस्ट ओवुलेटरी फेज में हमारा पहले क्या था कि जो ओवरी थी, ओवरी हमारी ग्रेफियन फॉलिकल थी। जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो ओवरी हो गई कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। अब देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से यूट्रस का रिपेयर हुआ था, मतलब यूट्रस की वॉल बन गई थी, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से। अब यहाँ यूट्रस की वॉल बन गई है। अब यदि मान लीजिए 14 डेज के दिन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, मतलब कि 14 डेज के दिन ही कॉपुलेशन हुआ, और कॉपुलेशन के वजह से फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यूट्रस की वॉल मेंटेन रहेगी, नहीं हुआ तो डिस्ट्रॉय होने लगेगी। कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है, और 23 डेज पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है। 23 डेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है। अब यदि ये 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यदि इन 9 डे के अंदर, इन 9 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस एल्बिकेंस जो है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है तो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने लगेगी। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होने लगेगी, और कॉर्पस एल्बिकेंस की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होने लगेगा, और ये यहाँ आके 0 हो जाएगा। और यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हुआ तो क्या होगा, यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर थी डेसिडस, है ना, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी, तो एंडोमेट्रियम की लेयर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने के वजह से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रेक्शन को रोकता है। मतलब कि यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रेक्शन ना हो, इसको कौन रोकता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम जब कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन सिक्रीशन रुक गया। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन रुकने के वजह से यहाँ पे इसका लेवल कम होने लगा, और लेवल कम होने लगा
28 डेज तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यदि 28 डेज में जीरो हो गया तो क्या होगा, वहां पे एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी उनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और लेयर ब्रेक होगी, और जैसे लेयर ब्रेक होगी तो वाया वेजाइना जो लेयर का वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड्स, ये सब क्या होगा, वेजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगेगा, और जैसे वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ब्लीडिंग फेज। क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, फिर यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी तो ये हो जाएगा, वो ये हो गया हमारा क्या, ब्लीडिंग, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब यहाँ पे हम दो चीज और देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कौन सा डे सेफ पीरियड रहता है और कौन सा डे रिस्क पीरियड रहता है। यदि हम बात करें 14 डेज के दिन ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के बाद 1-2 दिन तक जिंदा रहता है, एक जो है एग 2 डेज तक जिंदा रहता है और स्पर्म 4 डेज तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो अभी 14 डेज के दिन यदि कॉपुलेशन हो रहा था या सेक्स हो रहा था तो स्पर्म ओवम तक पहुंच जा रहा था, एग तक पहुंच जा रहा था, उसको फर्टाइल कर दे रहा था। यहाँ पे याद रखिए कि यदि एग का फर्टिलाइजेशन होता है, यदि एग फर्टाइल हो गया तो मतलब रिस्क पीरियड है, मतलब कि यदि लेडीज प्रेग्नेंट हो गई मतलब रिस्क पीरियड, हम यहाँ पे इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 14 डेज के दिन क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, और 14 डेज के दिन ही ओवुलेशन हुआ, और 15 डेज के दिन मान लीजिए क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ, और कॉपुलेशन होने के बाद स्पर्म और एग मिले, और स्पर्म और एग मिले तो क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और 9 मंथ 7 डेज बाद क्या, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो भाई, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, उस चीज को अपने को देखना है कि ये कैसे रुकेगा। तो ये हो गया रिस्क पीरियड। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है ओवुलेशन एक दिन पहले हो गया हो, 13 को हो गया हो, तो भी रिस्क पीरियड हो सकता है। 15 को हुआ हो, 2 दिन जिंदा तो 17, 4 दिन तक तो स्पर्म ही रहता है। यदि मान लीजिए कि पॉपुलेशन 11 तारीख को हुआ, 12, 13, 14 को ही, 14 को भी यदि वो हुआ है आपका पॉपुलेशन हुआ है, वो ओवुलेशन हुआ है, तो भी रिस्क पीरियड। तो हम ये डेज यहाँ से ले लेते हैं इतना, और इधर भी 2 दिन ले लेते हैं, तो हमारा 11 to 19 डेज हो गया रिस्क पीरियड। 11 to 19 डेज हो गया रिस्क पीरियड, जिनमें से मैक्सिमम रिस्क पीरियड आपका ये होगा, ये होगा रिस्क पीरियड, लेकिन ये होगा मैक्सिमम रिस्क पीरियड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका 6 to 8 डेज ये सेफ पीरियड है, और ये सेफ पीरियड, ये दोनों सेफ पीरियड है, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, है ना। यहाँ पे तो 0 चांस होता है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म है, ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा सिस्टम। ठीक, उसके बाद जैसे ही मान लीजिए कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये यहाँ पे 9 डेज तक पॉजिटिव फीडबैक देता रहता है, एलएच हार्मोन सीक्रेट होता रहता है, और ये प्रोसेस हमारी लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक बार और आप देख लो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कौन कौन सा, ब्लीडिंग, प्री ओवुलेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी, है ना, ब्लीडिंग, प्री ओवुलेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी, है ना। ब्लीडिंग फेज में 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा, छठे दिन से क्या होगा कि छठे दिन से एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थीका इंटरना में सीक्रेट होगा, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो लेयर यहाँ ब्रेक हुई थी उसको रिपेयर करेगा, रिपेयर करने के बाद और 11वें दिन एफएसएच हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, एलएच हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एलएच हार्मोन सीक्रेशन की वजह से क्या होगा कि आपका एलएच हार्मोन सीक्रेशन की वजह से इसके कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब रिलीज होगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, जीएनआरएच निकलेगा, एलएच और ज्यादा निकलता जाएगा। ऐसे करके 14 डेज के दिन एलएच सर्ज होगा, और एलएच सर्ज से क्या होगा, ओवुलेशन होगा,
और 14 डेज के दिन ओवम बाहर निकलेगा, है ना, ओवुलेशन होगा, ओवम बाहर निकलेगा। एक चीज और याद रखिए आप कि इस 28 डेज के साइकिल में हमारा ओवुलेशन के बाद का जो टाइम है 48 डेज, जो 48 डेज ओवुलेशन के बाद का टाइम है ये फिक्स्ड होता है। चाहे आपका पीरियड 26 का हो, चाहे 26 का हो, चाहे 27 का हो, 28 का हो, 29 का हो, कितने भी दिन का हो, चाहे 32 का भी हो, लेकिन जो भी चेंजिंग आती है इधर चेंजिंग आएगी, इधर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ओवुलेशन के बाद 14 डेज हमारे हमेशा फिक्स रहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जैसे मान लीजिए किसी फीमेल का, किसी लेडीज का एग्जाम है 5 तारीख को, मान लीजिए 5 मई को उसका एग्जाम है और 5 मई को ही उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाला है। अब ब्लीडिंग पेनफुल होता है, कैसा होता है, पेनफुल होता है। तो वो लेडीज, वो वुमेन ऐसा क्या करे कि उसका पीरियड 5 तारीख को ना होके 7 या 8 तारीख को हो जाए। तो ऐसी कौन सा हार्मोन्स वो यूज करे, मेडिसिन या पिल्स या इंजेक्शन के फॉर्म में कौन सा हार्मोन्स यूज करेगी वो लेडीज कि उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है 5 तारीख ना होके 7 या 8 तारीख हो जाए। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग इसकी कमेंट में करके जरूर बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर को बता देंगे, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।